नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हमने 9 ग्रहों में सबसे पहले केतु को लिया है। इसका हमारे हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से हमारे जो शरीर पर इसका असर होता है, उसको जानेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी ज्योतिषविदों के एक्सपीरियंसेस हैं और अपने खुद के तजुर्बे को बहुत भली भांति और सोच समझकर शामिल किया है। इस वीडियो का कंटेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद किन्हीं और स्थानों पर जाकर कोई और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन डेप्थ एनालिसिस आपको, चाहे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हमारे सामान्य दर्शक हैं जो कि अपनी सेहत संबंधी दुविधाओं के लिए इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं, आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद कोई भी संशय मन में नहीं रह जाएगा। ये मेरा आपसे वायदा है। केतु को लेने का हमारा सबसे बड़ा जो प्राथमिकता हमने केतु को इसलिए दी क्योंकि नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में जो प्रथम नक्षत्र अश्विनी है, उसके जो स्वामी हैं वो केतु हैं। समूल संज्ञक जितने नक्षत्र हैं उन सभी का स्वामी केतु है। केतु सृष्टि की शुरुआत का द्योतक है, सृष्टि की उपज का द्योतक है। और चाहे वो जीव हो, चाहे वो हमारा ब्रह्मांड हो, तो केतु उसकी मूल है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना केतु से हमारी इस अद्भुत श्रृंखला की शुरुआत की जाए। केतु को साउथ लूनर नोड कहा गया है। केतु और राहु को समझने का तरीका है कि अगर आप अर्थ का जो हमारी पृथ्वी है उसका जो सूर्य के अराउंड एक ऑर्बिटल होता है, और जो मून है वो हमारी पृथ्वी के अराउंड घूमता है, उसका एक ऑर्बिटल होता है। वो जो दो धुरी हैं उनको अगर हम आपस में ड्रॉ करें एक पेपर के ऊपर, एक इमेजिनरी लाइन जो ऑर्बिटल की होती है उसको ड्रॉ करें, और उसको अगर हम देखें जिस पॉइंट पे वो कट करता है, तो जो मून की नॉर्थ नोड होगी को हम राहु कहते हैं, और जो उसकी सदर्न मोस्ट नोड है जहाँ पे दो ऑर्बिटल्स कट करते हैं, उनको हम केतु से जानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो राहु और केतु हैं, जो दो ग्रह हैं, वो हमेशा बर्थ चार्ट में एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने 180 डिग्रीज के डिस्टेंस पे ही रहते हैं। उनका पाथ फिक्स्ड है और ये हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी कि उल्टा राशियों के क्रम में जाते हैं। कमल सूर्य से लेकर शनि तक ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन राहु और केतु हमारे बर्थ चार्ट में क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो गोचर जो चार्ट होता है उसमें यही स्थितियां होती हैं। केतु की एक फटाफट शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ताकि उसके बाद उसको उसके हेल्थ इम्पैक्ट किस तरीके से होते हैं आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपको विजुअल साथ साथ में दिख रहे होंगे, तो ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ मेरी कही हुई बातों को। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपसे शेयर करूँगा आने वीडियो के आगामी सेक्शंस में। पौराणिक कथाओं पे जाएं तो केतु स्वर भानु राक्षस का धड़ माना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने सर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया था और वह राक्षस स्वरभानु अमर हो गया था, लेकिन उसका सर धड़ से अलग हो गया था, जिसको सर को राहु बोला गया और धड़ को केतु बोला गया। तब से ही केतु के अंदर अलग ही एक सिंबॉलिक मीनिंग आ गया। क्या मीनिंग आ गया? सर नहीं तो ईगो नहीं, सर नहीं तो ईगो नहीं। हमारा सर जो है वो मस्तिष्क का स्थान है, हमारी बुद्धि का स्थान है, और धड़ जो है हमारे मन का स्थान है। वैसे तो मन सर में भी होता है, बट मन और जो हमारा हृदय है वो हमारे धड़ में होता है। इसलिए केतु हमेशा रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट, लिबरेशन और अंदर की एनर्जी।
इसीलिए केतु को मोक्ष, संन्यास और हायर विजडम का कारक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। कई विद्वानों के अनुसार केतु वृश्चिक राशि रिप्रेजेंट करता है, कईयों के अनुसार केतु जो है वो स्वयं की राशि धनु को मानता है। वृश्चिक और धनु में मतांतर है और इसी प्रकार वृषभ और मिथुन राहु की राशियां मानी जाएंगी, क्योंकि केतु और राहु एज आई टोल्ड अर्लियर की 180 डिग्री एक दूसरे से रहते हैं। केतु के नक्षत्र जैसे मैंने बताया अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र केतु के अंडर स्वामित्व में आते हैं। ये तीनों नक्षत्र नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करते हैं, एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपके पुरखे, आपके पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं और रूट लेवल, जड़ से बदलाव को दिखाते हैं। चलिए अब हम धीरे धीरे केतु के रोल को समझते हैं हेल्थ वाइज। थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करेंगे और बहुत इन डेप्थ में, डिटेल में आपसे बात करते चलेंगे आगे। जब हम केतु की बात हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो ये सिंपल बायोलॉजी से ऊपर उठ के काम करता है। केतु हमेशा कार्मिक लेवल पे ऑपरेट करता है। ये हमारे पास्ट लाइफ के कुछ अनरिजॉल्व्ड कर्मों को लेकर आता है ताकि हम उन्हें इस लाइफ में फेस करें और रिजॉल्व करें। जो रोग या जो बीमारियां केतु देता है वो पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल चैलेंज होती हैं। कभी कभी केतु की दशा में, अंतरदशा में दुख आते हैं, लॉस आते हैं या पेनफुल एक्सपीरियंसेस आते हैं, और इन सब का मकसद अगर आप देखें तो एक ही होता है कि हमें मटेरियलिस्टिक संसार से हटाकर अपने अंदर की स्पिरिचुअल माइंडसेट की तरफ पुश करना। केतु को एक ल्यूमिनस सर्जन बोला गया है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैंने उसमें सर्जन वर्ड यूज किया है। तो वो क्यों यूज किया है अब इसको जानते हैं। मतलब केतु एक ऐसा स्पिरिचुअल डॉक्टर है जो हमारे अंदर के आउटडेटेड अटैचमेंट्स एंड ब्लॉकेजेस को काट के निकाल देता है। ये प्रोसेस पेनफुल जरूर होता है, लेकिन आपको भी मालूम है कि इसके बगैर ग्रोथ भी नहीं होती। डिटैचमेंट करना, मूव ऑन करना एंड आगे बढ़ना हमेशा पेनफुल होता है, लेकिन इसके बगैर जीवन आगे भी नहीं चल सकता। जिस घर में केतु बैठा होता है वही एरिया लाइफ का होता है जहां हमें पुराने कार्मिक बैगेज को रिलीज करना होता है। जैसे अगर केतु 4th हाउस में है तो घर और इमोशन से रिलेटेड जो बैगेज हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, वो रिलीज होंगी इस जन्म में। और अगर 7th हाउस में है तो रिलेशनशिप्स के जरिए, पार्टनरशिप्स के जरिए आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा इस लाइफ में। केतु का एक पैराडॉक्सिकल नेचर है। एक तरफ ये एक्सट्रीम इंटेलिजेंस देता है, इंट्यूशन देता है, साइकिक माइंडसेट देता है, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन, इल्यूजन और रेस्टलेसनेस भी देता है। क्योंकि केतु का सर नहीं होता तो ये माइंड विदाउट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, साइकिक क्लैरिटी मिलती है। लेकिन अगर केतु किसी भी तरीके से एफ्लिक्टेड हो तो यही एनर्जी पर्सन को मेंटल डिस्कनेक्शन, डिप्रेशन या इवन साइकोसिस तक भी ले जाती है। याद रखिएगा, एक हेल्दी केतु आपको सेज बनाएगा, संत बनाएगा, लेकिन एक एफ्लिक्टेड केतु आपको वैंडरर, कंफ्यूज्ड माइंड और एंग्जियस सोल बना देता है। अभी हम दूसरे सेक्शन में, चलिए केतु के आयुर्वेदिक संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के जो दोष हैं वो पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। हर ग्रह के गुण धर्मों के बेसिस पे उसके दोष जो है वात, पित्त और कफ, जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ का कंसेप्ट है, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र भी उनको मानता है। तो जो केतु है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कुजवत केतु। कुज का मतलब है मंगल। कुजवत केतु अर्थात मंगल जैसा केतु। तो यहीं से हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि जो केतु की जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होगी, केतु की जो एक गुणधर्म होगा केतु का, वो पित्त से रिजेंबल करेगा। वो कुछ ऐसे गुणधर्मों पे बेस्ड होगा जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु अग्नि तत्व को बहुलता में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व का ग्रह है। तो कुजवत केतु अर्थात मंगल जैसा केतु। तो इसमें
फायर एलिमेंट की बहुलता देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ वात का भी एक पोर्शन केतु में है, क्योंकि शनि, राहु और केतु ये वात प्रधान ग्रह हैं, तो केतु में भी वात का पोर्शन देखने को मिलता है, पर मेजरली फायर इसमें ज़्यादा होती है। तो इन शॉर्ट केतु को पित्त प्रधान ग्रह माना गया है, बिल्कुल सूर्य और मंगल की तरह। पित्त हमारे शरीर में, जो पित्त दोष है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी कंज्यूम करना, एनर्जी को जमा करना, ये सारी चीजें पित्त के अंडर आती हैं, पित्त का कार्य है। और ट्रांसफॉर्मेशन और डाइजेस्टिव फायर जो हमारी अग्नि है, जिससे हम खाना पचाने में समर्थ होते हैं, वो भी पित्त ही है। हमारी जठराग्नि जो है वो इसके अंडर ही आती है। इसका हमारी लाइफ में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब केतु इन्फ्लुएंस होता है, कहीं भी केतु में कुछ गड़बड़ी आएगी तो क्या होगा? अब हम थोड़ा हेल्थ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है एक्सेसिव हीट, इन्फ्लेमेशन और ब्लड इम्प्योरिटी। आपके खून में इम्प्योरिटी आ जाना, अशुद्धता आ जाना, इन्फ्लेमेशन, सूजन आना और एक्सेसिव हीट, अति ज्यादा उष्णता, गर्मी शरीर में पैदा होने लगती। इसीलिए केतु से जुड़ी ज्यादातर दिक्कतें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जैसे एसिडिटी, GERD जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कह देते हैं, और ईसोफेजाइटिस यानी कि आपकी जो फूड पाइप है उसमें सूजन आना, उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी होना, और गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन, पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना और छाले पड़ जाना। अब इन सभी बीमारियां जितनी भी मैंने नोटिस की हैं, इसमें एक पैटर्न देखिए, इन सब का एक पैटर्न है। ये सारी बीमारियां एक्चुअली ऊपर चढ़ती हुई आग का रिजल्ट है, ऊपर की ओर आती हुई अग्नि का रिजल्ट है, जो कि जला देती है। तो जिस वजह से हमें जलन होती है, एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स होता है, ईसोफेजाइटिस जैसी दिक्कतें आती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। सिंपल माने तो डाइजेस्टिव फायर कंट्रोल के बाहर चली गई। थोड़ा जो केतु में वात का जो पोर्शन है उसको भी समझते हैं। केतु सिर्फ पित्त तक लिमिटेड नहीं है, इसमें एक वात का एलिमेंट भी छुपा है जो कि अपना कार्य करता है। वात क्या है? बेसिकली वात चल गुण को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कर्म में जहाँ पे मोशन चाहिए वो वात के अंडर होती है, वो वात करवाता है। चल गुण जो है, चलने का गुण, कर्म करवाने का गुण, पुश करने का गुण, जो भी ये चीजें होती हैं, मोशन है जहाँ पे, वो वात की वजह से पॉसिबल हो पाती है। तो वात गवर्न करता है मोशन को, हमारे नर्वस सिस्टम को, और ड्राइनेस को। रूक्षता वात का गुण है, ड्राइनेस को रिप्रेजेंट भी करता है वात। तो केतु के इन्फ्लुएंस में आने वाले लोग ज्यादातर शिकायत करते हैं कॉन्टिन्यूअस रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी रहती है शरीर में, एंजाइटी और डर, अजीब तरीके का एक अज्ञात भय, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन सा आता है मन में। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे वात इम्बैलेंस को दिखाते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं सारी चीजें। तो जो हमारा वात है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें मालूम है कि केतु जो है उसका कोई भौतिक फॉर्म तो है नहीं, वो हमारे यूनिवर्स में कोई ग्रह तो है नहीं, उसका कोई सर नहीं है, नॉन मटेरियल बॉडी है, उसका कोई फिजिकल बेस नहीं है, सर नहीं है, और यही सिंबॉलिक लैक ऑफ ग्राउंडिंग ह्यूमन बॉडी और माइंड में ट्रांसलेट होती है एज नर्वस डिप्लीशन। तो केतु के डिजीजेस जनरली क्रॉनिक होते हैं, यानी कि लंबी बीमारियां केतु देता है, जो लंबी चलती, जिनके पीछे एक एनर्जेटिक इम्बैलेंस होता है रेदर देन के कोई सिंपल फिजिकल कॉज। तो यहाँ पे पित्त और वात मिलके कुछ ऐसे रोगों को पैदा करते हैं जो कि एक्यूट होते हैं, लाइक सडन एक उनका अराइज होता है, और लेकिन वो क्रॉनिक में बदल जाते हैं। एकदम ऐसे उठे, एकदम से रोग आया और वो क्रॉनिक होता हुआ चला जाता है। किस तरीके से क्रॉनिक होता है, उसमें डॉक्टर्स का क्या रोल है, मेडिसिन का क्या रोल है, इसकी बात हम आगे करेंगे। इस कॉम्बिनेशन की वजह से, ये वात और पित्त के कॉम्बिनेशन की वजह से ही केतु की जो डिजीजेज हैं वो सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो, क्योंकि इसका जो रूट कॉज है वो सिर्फ बॉडी में नहीं होता, वो हमारे माइंड और कर्मों में छुपा होता है। तो वहां पे जब तक चिकित्सा नहीं होगी, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, तो बॉडी से रोग जाने का नाम नहीं लेता। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि केतु का लिंक हमारे इंटेस्टाइन और गट से है। तो जब कोई पर्सन मेंटली स्ट्रेस्ड रहेगा,
कंफ्यूज्ड रहेगा या परेशान रहेगा या स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड रहता है, तो इन सभी का असर सबसे पहले जहाँ पड़ता है वो हमारे गट के ऊपर पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र के ऊपर पड़ता है। यही रीजन है कि केतु की जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब है कि माइंड और बॉडी दोनों मिलके डिजीज को पैदा कर रहे हैं। तो केतु के रोगों में हमेशा ही अनसुलझा कर्म छुपा हुआ है, हमारे मन के बहुत सारे विचार छुपे होते हैं। अब वो बाहर कैसे आएगा, वो दिखेगा कैसे, और हमारा जो शरीर है इस दुविधा का, इस बवंडर का शिकार हो जाता है। इमोशनल टर्मोइल का रिजल्ट जो होता है वो केतु के ये जो रोग हैं वो होते, बॉडी बस उस इनर टर्मोइल का रिफ्लेक्शन बन जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो केतु हमें अपने अंदर के टॉक्सिन्स, चाहे वो इमोशनल हो, कार्मिक हो या फिर फिजिकल हो, उनको रिलीज करने में मजबूर करता है। जब तक हम उन टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं करेंगे वो हमारे बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में प्रॉब्लम करते ही रहेंगे। तो ये एक पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन 3 केतु के शारीरिक और फिजियोलॉजिकल क्या क्या असर होते हैं इनको जानते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे शरीर के उन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जिनको हम फील तो कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि इनवॉलेंटरी पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के, जो वॉलेंटरीली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल रिफ्लेक्सेस, सबकॉन्शियस माइंड के इम्पल्सेस, और बॉडी के वो सारे मैकेनिज्म्स जो हमारे बिना सोचे समझे कार्य करते रहते हैं। जब हम सोते हैं, उठते हैं, काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारी बॉडी में वो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। केतु बेसिकली डिटैचमेंट है, डिस्कनेक्ट करता है, पर ये डिस्कनेक्शन हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं होता, रियलाइजेशन के लिए होता है। जब ये हमारे शरीर के लेवल पे काम करता है तो ये हमें फिजिकल सेंसेशंस के परायेपन की तरफ ले जाता है। मतलब वो पार्ट्स जहां हम कंट्रोल लूज करते हैं, जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस या अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज जितने भी होते हैं, वहां केतु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखता है। केतु को हम न्यूरल शैडो भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिग्नल्स और सेंसेशंस को डिस्टॉर्ट करता है ताकि हम सीखें कि हर फीलिंग का सोर्स सिर्फ शरीर नहीं है, कुछ और भी है, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन जिसको हम बोल सकते हैं। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केतु प्राणवायु और व्यान वायु, जो मैंने बोला था वात के भी आगे 5 भेद होते हैं, तो उनमें से प्राण और जो व्यान वायु है वो केतु के इन्फ्लुएंस में आती है। केतु का इम्बैलेंस होता है तो लोगों पेशेंट्स को नमनेस दिखती है, टिंगलिंग दिखती है अपने बॉडी पार्ट्स में, एक अनएक्सप्लेन्ड सेंसेशंस होती हैं या फिर सडन पेन एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनका कोई क्लियर मेडिकल कॉज नहीं होता। तो ये सब सिम्टम्स दिखाते हैं कि केतु एक डिस्कनेक्ट इनिशिएट कर रहा है, एक ब्रिज को तोड़ रहा है, उस पुल को तोड़ रहा है जहां पे हमारा शरीर और मन दोनों कनेक्शन आपस में बना रहे होते हैं। उस पुल को तोड़ने का काम केतु कर रहा है। केतु का इन्फ्लुएंस एक और लेवल पे भी देखा जाता है, इम्यूनिटी और हीलिंग रिस्पॉन्सेज में। जब बॉडी अपने ही सेल्स को, अपने ही अंदर के भागों को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में असमर्थ हो जाती है या मना कर देती है, उनको रिजेक्ट कर देती है, तो केतु का रोल एक्टिवेट होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर हम अलग अलग सेल्स से हमारी जो बॉडी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशंस हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, तो वहां पे जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को पहचानना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून दिक्कतें शुरू होती हैं और बॉडी जो है वो सेल्फ हार्म के मोड में चली जाती है, वो खुद को ही नुकसान करना शुरू कर देती है। तो सिंपल वर्ड्स में केतु शरीर को बार बार ये दिक्कतों से याद दिला रहा है, तुम सिर्फ ये बॉडी नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, इससे बहुत बढ़कर हो। वो फिजिकल कनेक्शन से तोड़कर हमें सटल अवेयरनेस तक पहुंचाता है और यही उसका फिजियोलॉजिकल रोल भी है। केतु के कुछ एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 4, ट्रेडिशनली अगर हम ज्योतिष ग्रंथों को देखते हैं तो केतु हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पैरों का कारक केतु को माना गया है। और अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत सिंबॉलिक भी है एक्चुअली, क्योंकि पैर हमारी फिजिकल ग्राउंडिंग का
एक अंतिम पॉइंट होते हैं, एक लास्ट पॉइंट होते हैं हमारी फिजिकल ग्राउंडिंग। एक वही कनेक्शन है जिससे हम धरती से जुड़े रहते हैं। पैरों की वजह से ही हम धरती से जुड़े हैं। जब पैरों में कोई दर्द, इंस्टेबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी होती है तो वो एक्चुअली स्पिरिचुअल टेंशन को दिखाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तरफ आपको जमीन से जुड़े रहना है, हम्बल रहना है, और दूसरी तरफ केतु आपको नॉन अटैचमेंट एंड मोक्ष की तरफ खींचता है। और गट में केतु का क्या रोल है, अब इसको भी समझते हैं। मैंने बोला गट की इश्यूज देता है केतु, तो गट में क्या ऐसा है कि वहां पे केतु का जो स्वामित्व इतना बढ़ गया। तो गट में क्या होता है, हमें पता है, हम खाना खाते हैं, खाना पचता है और उसमें से कुछ वो अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में एनर्जी के लिए, और जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब जहाँ पे हमारी बॉडी का जो खाना है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, एलिमिनेट हो रहा है, ये भी तो एक तरीका है ना लेट गो करने का। बॉडी का ये एलिमिनेशन का तरीका है उस टॉक्सिन को बाहर निकालने का जिसकी हमारे बॉडी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से गट को केतु का क्षेत्र माना गया है। अगर हमारे गट में, इंटेस्टाइन्स में कोई पैथोलॉजी होती है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर कोई और डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, तो इस बात को इंडिकेट करती है कि इंसान को कुछ पुरानी बातें, इमोशंस या फिर टॉक्सिन्स को रिलीज करने की जरूरत है। केतु हमारे बालों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब बालों में क्या है ऐसा, और इसलिए अक्सर प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग होती है, बालों की प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, हेयर थिनिंग है या फिर बाल्डिंग है, गंजापन हो जाता है या फिर बाल पतले हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, ये सब चीजें क्या है, ये डिप्लीशन और एजिंग का एक सिंबल है जो क्लियरली वात गुण को दिखाता है। तो ये सब चीजें वात का गुण है। वात वृद्धता को ले जाता है, वात हमारे रुक्षता है, वात कृशता है, बालों को पतला करता है। तो ये सारी चीजें वात के इन्फ्लुएंस में है। केतु का हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसको जानते हैं। अगर केतु एफ्लिक्टेड हो तो नर्व्स वीक पड़ जाती हैं, जिससे नर्वस ब्रेकडाउन, क्रॉनिक डिप्रेशन या फिर मेंटल इंस्टेबिलिटी तक आ सकती है। केतु के डिसऑर्डर ज्यादातर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी और रिएक्टिव स्टेट से जुड़े होते हैं, जैसे एक ओवर एक्टिव और एग्जॉस्टेड नर्वस सिस्टम। मस्कोस्केलेटल सिस्टम जो हमारा है, जैसे हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां, वहां पे भी केतु का रोल है। हमारी मांसपेशियों से हमारा शरीर बंधा हुआ है और जो हमारी हड्डियों का ढांचा है उसकी बदौलत हम खड़े होते हैं, मूवमेंट करने में एबल होते हैं। लोअर बैक पेन जितनी भी हैं, स्पाइनल इश्यूज हैं, लोअर बैक पेन हो गई, जॉइंट पेन हो गई, बोन वीकनेस हो गई, और हर्निया जो कि लेडीज में और जेंट्स में भी दिखता है, जो थोड़ा वीक हो जाते हैं, जो कि हमारी एब्डोमिनल मसल्स की वीकनेस को दर्शाता है। हर्निया जो एक रोग है वो भी केतु के स्वामित्व में आता है। और यही केतु का संबंध अगर किसी तरीके से बर्थ चार्ट में शनि के साथ बन जाए तो ये और दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो ये और क्रॉनिक हो जाती है, लंबी चलती हैं फिर ये केतु डीजेनरेशन को बढ़ाता है। शरीर की जो क्षीण करने की, खत्म करने की, कम करने की क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। जो हमारी प्राण है उनको ड्रेन करता है केतु। प्राणिक जो हमारी एनर्जी है उसको ड्रेन करता है, और हमारे बोन्स की, जॉइंट्स की जो फाउंडेशनल स्ट्रेंथ होती है उसको कम करता है। इस वजह से केतु रिलेटेड कंडीशन स्लो होती हैं, क्रॉनिक होती हैं और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होती हैं। ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा यहाँ पे, ये चीज आपको याद रखें। केतु का वैसे एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन एंडोक्रिन सिस्टम से भी है, क्योंकि जहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे वहाँ पे सटल और क्रॉनिक डिजीजेस अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जो कि पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। सेक्शन 4 में हम केतु से जुड़े रोगों का विस्तार जानेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय केतु। केतु के डिजीजेस कुछ खास पैटर्न फॉलो करते हैं। ये अक्सर सडन होंगे, एकदम से होंगे, मिस्टीरियस होंगे, यानी हुए कब, कैसे हुए पता नहीं चलेगा, और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट इन पे काम नहीं करता, रिपोर्ट्स में आते नहीं हैं, डॉक्टर्स की पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है इन रोगों का। ये प्रॉब्लम्स मोस्टली सालों तक चलती हैं, क्रॉनिक होती हैं, और इनका मेडिकल रीजन क्या है इनके पीछे वो समझ
जल्दी नहीं आता। जब मैं कहता हूँ कि केतु की एनर्जी सटल लेवल पे काम करती है, तो क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि वो एनर्जी स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक लेवल पे काम कर रही है। वो स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक बॉडी को अफेक्ट करती है। इस वजह से फिजिकल सिम्टम तो दिखते हैं पर बायोलॉजिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं। ऐसे केसेस को अक्सर डॉक्टर इडियोपैथिक या फिर साइकोसोमैटिक बोलते हैं, मतलब रीजन अननोन। पेशेंट्स को लगता है कि कुछ सीरियस है बट मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है। यही केतु का इल्यूजन है। अब जो मैंने चीजें बताई, इनकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, फिजिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, आपको पेशेंट को क्या दिखता है या पेशेंट को क्या लगता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। डाइजेस्टिव और पैरासिटिक प्रॉब्लम्स जैसे डाइजेस्टिव वर्म्स, जैसे इंटेस्टाइनल वर्म्स हो गए, GERD हो गया, एसिड रिफ्लक्स हो गया, ये लेटिंग गो के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होते हैं। जब तक इंसान अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज नहीं करता तो बॉडी उसे टॉक्सिन्स के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा सर्जरी के बाद कुछ सर्जिकल स्कार्स, निशान रह जाता है, कट लगा होता है उसका निशान रह जाता है ऑपरेशन का, तो वो स्कार्स भी केतु के अंडर ही आते हैं। सर्जिकल स्कार्स या फिर कुछ एक्सीडेंट के बाद, कोई चोट लगने के बाद बॉडी पे जो एक मार्क रह जाता है, निशान रह जाता है, वो भी केतु के अंडर ही आता है। ये जो निशान है ये कटिंग फोर्स ऑफ डिटैचमेंट का सिंबल है, मतलब कोई पुराना कार्मिक नॉट तोड़ने के लिए शरीर के ऊपर कोई निशान छोड़ दिया गया। ये वो निशान होते हैं जहां पे हमारा शरीर पुराने कार्मिक डेट को सेटल करने की कोशिश कर रहा होता है। अब मेंटली इसका क्या पेशेंट्स पे असर होता है, तो केतु जब भी इम्बैलेंस होगा, अफ्लिक्टेड होगा, तो हमारे जो नर्वस सर्किट्स को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। शिजोफ्रेनिया, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, क्रॉनिक एंजाइटी, ये सब तभी होता है जब इंसान केतु के डिटैचमेंट पैटर्न को फॉलो नहीं करता। वो कहीं ना कहीं मोह में बंधा है, वो कहीं ना कहीं किन्हीं बंधनों में बंधा है, जो उसका जो ब्रेन की वायरिंग है, उसके अंदर की जो न्यूरॉन की सेटिंग्स हैं, न्यूरॉन्स की कुछ फॉर्मेशंस हैं, वो उसको अलाउ नहीं करती वहां से मूव ऑन करने के लिए। तो इसीलिए ये मेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। केतु चाहता है कि हम अलग होकर इनवर्ट जाएं, पर जब इंसान ये फॉलो नहीं करता तो उसका माइंड अंदर से डिग्रेड होने लगता है, वो उसका मन अंदर से टूटने लगता है। तो अगर इंसान उसे रेजिस्ट करता है तो वो इंटरनली ब्रेक डाउन होने लगता है, साइकिक डिस्कनेक्शन, कंफ्यूजन और इमोशनल आइसोलेशन की फॉर्म में। ये कंडीशन अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी दिक्कतों में दिखाई देती है। अगर अफ्लिक्टेड केतु लग्न को इम्पैक्ट करे तो इंसान के अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर की तरफ भी ले जा सकती है अगर अनट्रीटेड रह जाए। इसका मतलब है छोटी छोटी बातों पे वायलेंट आउटबर्स्ट, जैसे कुछ लोग अपना आपा खो बैठते बहुत छोटी बातों। तो इन शॉर्ट में बात करें तो केतु की वजह से पैदा हुआ कंफ्यूजन और इनर एम्प्टीनेस अक्सर लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स की ओर ले जाता है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग एडिक्शन। अभी केतु का हम कैंसर कनेक्शन पता करेंगे। केतु और कैंसर का क्या आपस में संबंध है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कैंसर रोग जैसे कि आपको पता है एक जानलेवा बीमारी है जिसके मरीज दिनों दिन बढ़ते हैं और बहुत तरीके के कैंसर होते हैं। मेनली कैंसर की प्रॉपर्टी यही होती है कि जो एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स में होना शुरू होती है, जो कि बिनाइन भी हो सकती है, यानी कि एक जगह पे रुकी रहती है ग्रोथ, एक ही पार्ट को इफेक्ट करती है, और मैलिग्नेंट भी हो सकती है, यानी कि वो अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और शरीर में फैलना शुरू हो जाती है। तो वो जानलेवा होती है और घातक होती है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा होता है और रोगी जो है उसके बचने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। केतु का नेचुरल प्रिंसिपल है सेपरेशन, और कैंसर भी एक तरीके का सेपरेशन है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और कैंसर भी एक ऐसी डिजीज है जहां सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होने लगते हैं, अपने नॉर्मल सिस्टम से डिटैच हो जाते हैं। यानी केतु एक स्पिरिचुअल ट्रिगर की तरह काम करता है जो कि सेपरेशन को बायोलॉजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर
शनि सैटर्न जो कि डिके का कारक है और जीव कारक जुपिटर बृहस्पति देव केतु के साथ इन्वॉल्व हों और एफ्लिक्शन में आ जाएं और किन्हीं खास घरों में और नक्षत्रों में बैठ जाएं, बीमारी को और ज़्यादा सिवियर और क्रॉनिक कर देते और इसकी रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। सेक्शन 5 में अभी हम अपने प्रिडिक्टिव मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ गए हैं कि हम फलादेश कैसे करेंगे। हम किसी का चार्ट देख के कैसे बताएंगे कि इसको केतु किस तरीके से प्रभावित करेगा या फिर केतु की वजह से आपको कोई दिक्कतें होने वाली भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले केतु को हम दो स्थानों से जोड़ के देखेंगे, यानी कि 6, 8 और 12। 8वां और 12वां भाव जो हमारे दूस्थान है, इसमें केतु के कैसे फल मिलेंगे चलिए जानते हैं। ओवरऑल आप समझिए कि जब भी केतु 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फल देने का सामर्थ्य रखता है। रोग, रिपु और ऋण के भाव में यानी कि 6th हाउस में केतु की प्लेसमेंट कैसी रहती है चलिए जानते हैं। इन जनरल केतु का 6th हाउस में होना डायबॉलिकल है, थोड़ा पैराडॉक्सिकल भी है, क्योंकि ये यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। अगर यहाँ केतु पॉजिटिव हो तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ऐसा केतु इंसान को रोग, रिपु और ऋण तीनों से दूर रखता है। रोग यानी आपकी बीमारियां, रिपु आपके एनिमीज, दुश्मन, और ऋण जो डेट्स होती हैं फाइनेंशियली या कोई और जो हमारे सर के ऊपर डेट्स हैं, ऋण है, वो सभी। ऐसे नेटिव्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और वो रॉबस्ट हेल्थ वाले दिखते हैं, मतलब फुल एनर्जी एंड हेल्दी बॉडी। लेकिन अगर केतु मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है या फिर किसी भी तरीके से एफ्लिक्शन में है तो इंजरीज, एक्सीडेंट्स, इम्पल्सिव एग्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि केतु की नवी दृष्टि वाणी के भाव पे भी जाएगी और शैया के भाव पे भी जाएगी और आपके कर्म के भाव पे भी जाएगी। ऐसे लोग छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और डेली रूटीन की अपनी लाइफ में भी बहुत सारे छोटे छोटी बातों पे उनके इश्यूज होते ही रहते हैं। तो अभी बात करते हैं केतु इन 8th हाउस की। 8th हाउस से हम क्रॉनिक इलनेसेस देखते हैं, लंबी बीमारियां देखते हैं, हमारी लॉन्जेविटी देखते हैं, आयु और मृत्यु का विचार 8वें घर से किया जाता है। जितनी भी गुप्त चीजें हैं, सडन इवेंट्स हैं, वो भी आकस्मिकताओं का घर 8वां भाव कुंडली का होता है। ये प्लेसमेंट सबसे कार्मिक मानी जाती है। केतु यहाँ बैठ के पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स को एक्टिवेट कर देता है, जो इस जन्म में सेटल होने के लिए आए होते हैं। इसीलिए अगर 8वें भाव का केतु को बीमारी देगा तो वो बहुत ही गुप्त बीमारी होगी, बहुत मिस्टीरियस होगी और अननोन तरीके से ओरिजिनेट होगी, क्रॉनिक भी होगी और सडन भी हो सकती है, एकदम से रोग का जन्म होगा। 8वें घर का केतु अपनी दशा में मारक प्रभाव दे सकता है। इसकी कंडीशन ये है कि आपका वय और जो जीवन का काल है वो कौन सा चल रहा है। अगर आप अपने जीवन के लेटर स्टेजेस में हैं, स्पेशली अधिक तरीके से आपको नुकसान और आपकी मृत्यु तक करवा सकता है। हीलिंग प्रोसेस भी स्लो होता है और इलनेसेस तो बढ़ती ही हैं आपके साथ साथ। अभी बात करते हैं केतु इन 12th हाउस की। 12वें भाव में केतु का प्रभाव कैसा रहेगा। 12वें भाव को वय भाव कहते हैं। यहाँ से हम अपने लॉसेस को देखते हैं, अपने एक्सपेंसेस को देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, शैया सुख का भाव, और 12वां घर कन्फाइनमेंट और मोक्ष का भाव भी है। यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट प्योरली उसके डिटैचमेंट वाले नेचर को एक्टिवेट कर देती है। ये प्लेसमेंट आपके पैरों में और आपके ये प्लेसमेंट पैरों और कमर के रीजन में वीकनेस दे सकती है। और वही बात अगर 12वें भाव में शनि के साथ संबंध बन जाए, जैसे शनि 6th में बैठा है या फिर शनि की किसी तरीके से दृष्टि पड़ रही है या शनि के साथ बैठा है, तो क्रॉनिसिटी बढ़ जाती है दिक्कत की और हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। और यही प्लेसमेंट अगर मंगल के साथ हो जाए 12वें भाव में, मंगल के साथ केतु का बहुत ही एक्सप्लोसिव योग बनता है। ये अनफेवरेबल है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल इश्यूज बहुत हायर लेवल के देता है ये, और रिप्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट्स भी होने लगते हैं।
जैसे मैंने बताया पेल्विक रीजन और पैरों में दिक्कत देगा, तो यहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यू देने वाली है। अब यहीं पे मंगल के साथ शुक्र या केतु के साथ शुक्र भी पीड़ित हो और छठे, 8वें, 12वें में हो, तो डायबिटिक फुट आपने नाम सुना होगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें डायबिटिक फुट की दिक्कत होती है। उनके पैरों की उँगलियाँ जो है अंगूठे होते हैं वो सड़ने लगते हैं, वो गलने लगते हैं, कईयों की सर्जरी करके उनको काटना पड़ता है। तो ये वो डायबिटिक फुट की परेशानियाँ भी दे सकता है। तो ओवरऑल अगर केतु की सारी प्लेसमेंट्स को समझें तो केतु छाया ग्रह है, राहु छाया ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके कर्मों को, गुण धर्मों को अपना लेते हैं। लेकिन अपने भी इनके कुछ गुण धर्म है, जो कि जैसे केतु के केस में डिटैचमेंट है, कटिंग है। कटिंग फोर्स और डिटैचमेंट, जब भी केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठेगा तो वहाँ पे कटिंग फोर्स और डिटैचमेंट को इन्वॉल्व कर देता है। तो उस ग्रह के कारक तत्वों में वो डिटैचमेंट और कटिंग फोर्स नजर आने लगेगी आप, जिससे कि यूनिक मेडिकल और बिहेवियरल आउटकम्स निकलते हैं। अब केतु जैसा प्लैनेट मोक्ष का कारक जो है वो गुरु के साथ संबंध बनाता है, लेकिन अफ्लिक्शन में वो संबंध बनता है तो क्या होता है? जीव कारक सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट जुपिटर जब मोक्ष के कारक केतु के साथ संबंध बनाएगा, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इंसान की जजमेंट और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में ये रिफ्लेक्ट होने लगता है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को डिस्टर्ब करता है। ऐसे लोग अक्सर इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और उनको ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उस ज्ञान का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। जुपिटर पैनक्रियाज, लीवर और ग्लैंडुलर सिस्टम को, जो हमारी हार्मोन्स और जितनी भी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। केतु की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इन सभी की दिक्कत पैदा करने में सहायक हो जाती है। कैटलिस्ट का काम करता है केतु यहाँ पे, यानी कि प्रोसेस को तेज कर देता है। अगर केतु की ये एफ्लिक्शन किसी कैंसर प्रोन चार्ट में हो, जो कैंसर का पेशेंट है, तो ये मैलिग्नेंसी को ट्रिगर करने में सबसे आगे रहता है। मैलिग्नेंसी बन जाती है, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और ट्रीटमेंट का असर उतना जल्दी नहीं हो पाता और पेशेंट कोलैप्स करने की कंडीशन में आ जाता है और डिटीरियोरेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जुपिटर की जो शुभता है, उसकी लाइफ फोर्स है, वो केतु के कार्मिक पुल में कंज्यूम हो जाती है, तो इस वजह से ये दिक्कतें आएंगी। अब शनि और केतु का संबंध बनेगा तो डीजेनरेशन और क्रॉनिसिटी तो अपने आप ही समझ आती है। यहाँ पे आर्थराइटिस जैसी दिक्कतें, स्पाइनल डीजेनरेशन, स्पाइनल डिके, आर्थराइटिस, नर्व वीकनेस और लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस देगा, क्योंकि ये रोग लंबे चलते हैं। दवाइयों पे टिका रहता है इंसान, पर ये रोग क्योर नहीं होते, क्योंकि सैटर्न लिमिटेशन रहता है। सैटर्न इज कंस्ट्रिक्शन, सैटर्न कंस्ट्रिक्शन करता है, लिमिटेशन लेके आता है, और केतु जो है वो लाइफ फोर्स को कट करता है, तो इस वजह से इसमें हीलिंग स्लो हो जाती है। अब केतु के साथ अगर सूर्य और चंद्रमा जैसे ल्यूमिनस बॉडीज वाइटैलिटी के कारक हैं और हमें जीवन दायिनी किरणों से ऊर्जावान बनाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे केतु के साथ, चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली केतु के साथ चंद्रमा और सूर्य दोनों इम्यूनिटी और वाइटैलिटी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। मून होगा, चंद्रमा केतु के साथ होगा, तो व्यक्ति अपने ही थॉट प्रोसेस में खोया रहेगा। मेंटल कन्फ्यूजन्स, इमोशनल स्ट्रेस और अलग ही लेवल की एक उदासीन प्रवृत्ति पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। एडिक्टिव टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, एडिक्शन की तरफ चला जाता है इंसान किसी न किसी। केतु चंद्रमा के साथ आने पर इंसान इमोशनली डिटैच्ड फील करता है, जैसे वो दुनिया से कट चुका हो। तो ये सब रिजल्ट कब देखने को मिलेंगे? जितने भी हमने अभी ग्रह स्थितियाँ और दशांतर दशाएं इमेजिन की हैं, ये सभी रिजल्ट केतु की दशा में, अंतरदशा में देखने को मिलते हैं। और इनकी इंटेंसिटी तब और बढ़ जाती है जब केतु बर्थ चार्ट में पहले से अफ्लिक्टेड हो और गोचर में ग्रह स्थितियां ऐसी हों कि गोचर में उसको जो हमारे सूर्य, मंगल, शनि और राहु जैसे प्लैनेट हैं
वहाँ पे भी पीड़ित हो जाए केतु, तब ये ग्रह स्थितियाँ और एक्टिवेट हो जाती हैं केतु की दशा और अंतर्दशा के दौरान। तो केतु का ये दशा अंतर्दशा का पीरियड एक कार्मिक रिलीज विंडो होता है, जहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो एक बैटल ग्राउंड बन जाती है कर्मों को रिलीज करने का, और जो इंसान है वो भी मटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट का अनुभव करता है। अभी हमने केतु के प्लेसमेंट्स के बारे में जाना, तो चलिए अब इसकी चिकित्सा, ट्रीटमेंट या फिर रेमेडीज के ऊपर कुछ बात करते हैं। केतु के इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, केतु को हैंडल करने के लिए हमें होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है, और इसमें 3 चीज़ें साथ-साथ हैंडल करनी पड़ती हैं। नोट डाउन करिए। सबसे पहले पित्त और वात के इम्बैलेंस को कंट्रोल करना, केतु की नॉन मटेरियल एनर्जी को शांत करना, और तीसरा है डिटैचमेंट के कार्मिक रीज़न को समझकर उसे पूरा करना। तो अभी हम इन तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले है मैनेजिंग द वात एंड पित्त इम्बैलेंस। तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इसमें यही होगी कि वात और पित्त को बैलेंस किया जाए। हमारे लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स में कुछ इस तरीके के चेंजेस किए जाएँ, फूड ऐड किए जाएँ, और कुछ जो हमारी हैबिट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, जिससे कि वात और पित्त वो सम अवस्था में रहें, बैलेंस स्टेट में रहें, वो एग्जैजरेट ना हो, एग्रीवेट ना हो। बहुत गरम और स्पाइसी, बहुत हॉट पोटेंसी और स्पाइसी, गरम तासीर, हॉट पोटेंसी, स्पाइसी फूड्स को अवॉइड किया जाए। थोड़े ठंडे, जिनके शीत गुण हो, ठंडी पोटेंसी हो, कोल्ड पोटेंसी की आइटम्स को ऐड किया जाए। देसी घी, दूध, कोकोनट वाटर, मूंग दाल, मसूर दाल और सीजनल फ्रूट्स, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। केतु की रेस्टलेसनेस को दूर करने के लिए योग प्राणायाम सबसे बेहतर उपाय है, और रिस्टोरेटिव योग भी होता है। प्राणायाम आप कर सकते हैं। डीप मेडिटेशन इसमें सजेशन अच्छा रहता है। मेडिटेशन से केतु का जो डिटैचमेंट वाला जो एक मेजर कारकत्व होता है, उसको एक डायरेक्शन मिलती है, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेंड होने लगता है। तो इंसान को अपने आप अंदर से शांति अनुभव होती है। दूसरा, स्पिरिचुअल रेमेडीज या शांति कर्म जिन्हें हम कहते हैं। केतु एक डिटैच, केतु जैसे कि मोक्ष ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो इसमें ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को ले जाना सबसे बेस्ट रेमेडी रहती है। केतु के बीज मंत्रों का जप करना, केतु के पौराणिक मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का जप करना, भगवान गणेश की आराधना, जो कि क्लैरिटी और विघ्नहर्ता है, क्लैरिटी देते हैं, तो भगवान गणेश की आराधना सबसे बेनिफिशियल रहती है यहाँ पे। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का एक खास रोल है केतु की शांति करने में। उनकी आराधना या उनका कोई मंत्र जप करना इसमें बेनिफिशियल रहता है। और कुछ हवन भी करवाए जाते हैं। ग्रह शांति हवन में कुशा का प्रयोग केतु की शांति के लिए विशेष उपाय के तौर पे किया जाता है। दान और सेवा में आप चैरिटी में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। कंबल दान करिए नीडी पर्सन को। काले तिल दान कर सकते हैं। कदली फल यानी कि बनाना, इसको भी चैरिटी के लिए आप दान करिए। एंड ऑल्सो एनिमल क्रुएलिटी करने से बचें। एनिमल्स के साथ कंपैशनेटली बिहेव करिए। डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ, जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके साथ कंपैशनेटली बिहेव करिए। उनके प्रति दया भावना रखिए। जब मन हो उनको फीड करिए, आपको फायदा होगा। बृहस्पतिवार के दिन विकलांग या फिर दिव्यांग जो हमारे साथी हैं, उनको खाना देना, उनकी सेवा करना भी शुभ रहता है। लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक लगाना शुभ है केतु के लिए, क्योंकि जुपिटर की एनर्जीज बढ़ती हैं तो केतु की जो शांति अपने आप होने लगती है। तो केसर का तिलक रोज माथे पर लगाना शुभ रहता है। दाहिने कान में छिदवाना, ईयर पियर्सिंग करवाना भी एक रेमेडी है। गोल्ड पहनना दाहिने कान में शुभ रहता है। और बिहेवियरल, अपनी लाइफस्टाइल में सेल्फलेसनेस लेकर आइए। केतु सेल्फलेस होना आपसे
एक्सपेक्ट करता है, जो इंसान जितना सेल्फलेस होता है, एक फॉरगिविंग नेचर है, माफ़ी जो इंसान देना जानता है, उसका केतु उसे नुकसान नहीं करता। सेल्फलेसनेस अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने अंदर इंस्टिंक्ट इसको लेके आएंगे तो केतु की ये शांति अल्टीमेट लेवल पे करेगा। जब इंसान फॉरगिवनेस, विजडम अडॉप्ट करता है तो केतु की जो डिटैचमेंट की एनर्जी है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं रहती, वो कन्वर्ट हो जाती है स्पिरिचुअल नॉलेज और इनर पीस। सेक्शन 7 कंक्लूड करते हैं केतु का एवोल्यूशनरी पर्पस क्या है हमारी लाइफ में और हमारी हेल्थ के ऊपर। केतु मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही खास प्लेस को ऑन करता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो कार्मिक रेकनिंग और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का मेन एजेंट है। केतु से जुड़ी बीमारियां जैसे क्रॉनिक और डीजेनरेटिव डिजीजेस, मिस्टीरियस इलनेसेस जो डायग्नोज से बच जाती हैं, या फिर सडन सर्जिकल सिचुएशंस, ये सब रैंडमली नहीं होती। ये एक्चुअली एक डिवाइन मैकेनिज्म होता है जिससे इंसान को नॉन अटैचमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ पुश किया जाता है। केतु की बीमारियां एक्चुअली एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल होती हैं, जिसमें शरीर सिर्फ एक माध्यम बनता है, लेकिन लेसन हमेशा आत्मा के लेवल पे होता है। केतु के इन्फ्लुएंस को समझना है तो एनालिसिस को 3 एंगल से करना पड़ता है। हाउस और साइन प्लेसमेंट, पहला हाउस और साइन प्लेसमेंट को देखिए, दूसरा वात और पित्त को इम्बैलेंस है जो उनको बैलेंस करिए, और जो नेटिव है या जो जातक है उसका साइकोलॉजिकल और कार्मिक रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। केतु के रिजल्ट्स हमेशा डिग्निटी, कंजंक्शंस और दशा पीरियड पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली अलाइंड हो तो एनलाइटनमेंट और विजडम मिलते हैं, लेकिन अगर प्लेसमेंट एफ्लिक्टेड हो तो कंफ्यूजन, डिप्रेशन या शिजोफ्रेनिया तक जा सकता है। इसलिए केतु के इफेक्ट्स को समझने के लिए जनरल प्रेडिक्शन नहीं बल्कि पर्सनलाइज्ड चार्ट एनालिसिस, कुंडली का विश्लेषण, आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली का विश्लेषण होना आवश्यक है, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड ज्योतिषी, एक्सपीरियंस्ड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर या फिर एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। सो फाइनल एसेंस इज, अगर आप अभी तक हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपने प्रश्न ज़रूर पूछिए और हमें बताइए कि हमसे क्या त्रुटियां रही हैं और हम इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाली ग्रहों की जो वीडियोस हैं उनमें वो इम्प्रूवमेंट्स हम आपके सामने प्रदर्शित कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। अगर आप अभी तक पेशेंटली इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसको आप दोबारा देखिए, अलग अलग सेक्शंस को पढ़िए, और फाइनल एसेंस केतु को जानने का क्या है। केतु को समझना सिर्फ एक डिजीज प्रिडिक्टिंग टूल नहीं है, ये एक्चुअली एक डीप स्पिरिचुअल कंपस है जो बताता है कि आपकी आत्मा किस दर्द, लॉस या कंफ्यूजन्स के जरिए मोक्ष और इनर लिबरेशन की तरफ इवॉल्व कर रही है। एंड थैंक्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग, और अपने सवाल ज़रूर पूछिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए उनके साथ जो इस विषय में रुचि रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरीके की वीडियोस लेके आते रहेंगे। इसी श्रृंखला में अलग अलग ग्रहों को कवर करना है। आपके सवाल कमेंट्स में पूछिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।